अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम BT 102 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपके मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को चूज़ किया है जो कि आपके पास पेपर से आपकी अप टू डेट में से लिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं थे और बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, बट स्टिल मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस इसमें प्रिपेयर किए हैं जिसकी आपको प्रॉपर इसमें एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। इसकी फ़ाइल आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि अगर आप सिर्फ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं तो उसमें दिया गया डेटा और थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है लेंथी जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सफिशेंट हो। उसकी एक रीज़न ये है कि पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं आपकी हैंडआउट्स में भी और डिटेल नहीं दी गई, तो डिटेल आपकी लेक्चर में है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगी जिसकी बिना पर आप खुद भी उसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं। आपके काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर आपको 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन आ जाता है तो डिटेल आप खुद से भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज टू दी पॉइंट ही सारी जगह पे आपके पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जिसको आप अगर डायरेक्टली लिखें तो मे बी आपको इतने ज़्यादा मार्क्स ना मिलें। तो चलें आप इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर हम लोगों ने लिखना है। और ग्राम स्टेनिंग हम लोग करते हैं किसके लिए? हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है? जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की एक आउटर लेयर, बहुत थिक लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। ग्राम नेगेटिव में ये लेयर प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो इस बेस पे इसको ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें एक प्राइमरी स्टेन लेना होता है। स्टेन क्या होता है? जो कि कलर देता है किस चीज़ को। दोनों हमने बैक्टीरिया लेने हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने प्राइमरी स्टेन जो क्रिस्टल वॉयलेट है उसको ऐड कर देना है। अब उससे क्या होगा कि जैसे ही हम दोनों पे क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करेंगे दोनों बैक्टीरिया का कलर वॉयलेट कलर का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट आई थिंक उलट लिख दिया हुआ है क्योंकि उसके बाद हमने मॉर्डेंट यूज़ करना होता है। मॉर्डेंट का काम क्या होता है कि किसी भी वो जो स्टेन हमने यूज़ किया ना उसके कलर को पक्का करना, ठीक है। वो करने के बाद हम लोगों ने डीकलराइजिंग एजेंट हमने यूज़ करना होता है। इथानॉल यूज़ करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल मेंशन है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग इथानॉल इसमें डालेंगे तो वो जो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वॉयलेट ही रहेगा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से जो कलरलेस बैक्टीरिया, उसके बाद हमने काउंटर स्ट्रेन ऐड करना होता है जो कि सेफ्रानिन है, ठीक है। सेफ्रानिन से क्या होगा कि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। जो कलरलेस हो गया था हमारा डीकलराइजर ऐड करने की वजह से वो बाद में पिंक कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो है ग्राम पॉजिटिव और हमारे पास जो दूसरा है वो है पिंक कलर का ग्राम नेगेटिव। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट या जो स्टेन यूज़ करते हैं वो इस पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ आकर रिएक्ट करता है जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो इसके साथ कंबाइन नहीं कर पाता और हमें कोई कलर शो नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टोटली एक्सप्लेन हो चुका है जी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। इनेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में उसने पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए इम्यूनिटी की। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इट्ससेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द डिजीजेस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो हार्मफुल डिजीजेस से सिक्योर रह सके उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इसके बाद ससेप्टेबिलिटी क्या है? लैक ऑफ इम्यूनिटी। इसका जो ऑपोजिट है वो ससेप्टेबिलिटी है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी हमने इनेट और अडाप्टिव की बात करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनेट हमारे पास होती है जो कि प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि ये बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती है। अडाप्टिव ऐसी एक वाइड बाय एक्सपीरियंस, ऐसी इम्यूनिटी जो कि किसी डिजीज़ के एक्सपीरियंस करने के बाद आपकी बॉडी में जनरेट हो जाए या किसी बाहर से इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी तरीके से जो करवाई जाती है प्रोड्यूस, उसको हम कहते हैं अडाप्टिव। इननेट इम्यूनिटी की हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट एट बर्थ, रैपिड टू रिस्पॉन्स। रैपिड टू रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जैसे ही भी कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होने की कोशिश करता है, अटैक करता है, तो ये फ़ौरन से एक्टिव हो जाती है। नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर इकोलाई बॉडी पे अटैक कर रहा है या कोई और वायरस अटैक कर रहा है तो ये इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है कि किसी खास ही माइक्रोब को रिस्पॉन्ड करेगी। हर तरह का माइक्रोब जो कि बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है उसके लिए ये रिस्पॉन्स शो
करेगी। नेक्स्ट है डू नॉट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स विद रिपीटेड एक्सपोजर टू द सेम एजेंट। अगर बार बार एक ही किस्म की डिजीज हो रही है तो इस मतलब ये उसके साथ इंक्रीज नहीं होगी, एक तरह का ही काम करेगी। हैव नो मेमोरी, प्रीवियस कोई मेमोरी नहीं होगी, यानी कि अगर पहले इसका मतलब ये कि इकोलाई ने पहले अटैक किया, ये स्ट्रेप्टोकोकस ने पहले अटैक किया, तो ये उससे इसको कोई मेमोरी नहीं कि पहले किस वाले एजेंट ने अटैक किया था। तो इसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? फिजिकल बैरियर्स है। मतलब सबसे पहले क्या चीज़ इसके लिए डिफेंसिव के तौर पे काम करती हैं, वो फिजिकल बैरियर है, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये दोनों, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये बहुत सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो उसको अंदर मतलब बॉडी के ज़्यादा जाने नहीं देते, और वो म्यूकस में, जैसे कि आप अपनी नोज़ की एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसमें आ जाता है जो कि फैगोसाइटिक सेल्स हैं एंड देयर सिक्रीशंस इसमें आ जाती हैं। डिफरेंट जो फैगोसाइटिक सेल हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। डिफेंस का आपको मैंने समझा दिया, मतलब कि दोनों किस तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं इम्यूनिटी में, वो हमने इसमें बताना है। सेकेंड हमारे पास टाइप है अडाप्टिव इम्यूनिटी। ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन, अभी हमने इसके बारे में डिटेल पढ़नी है। अडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है? ये इसके सारा कुछ इसके ऑपोजिट होगा, ये स्पेसिफिक भी होगी, ठीक है, किसी खास एजेंट के लिए। हैव मेमोरी के पहले कौन सी डिजीज हुई थी, क्या वो दोबारा हुई है। इंक्रीज विद रिपीटेड एक्सपोजर, अगर एक तरह की डिजीज हमें बार बार हो रही है, एक तरह के पैथोजेंस हम पे बार बार अटैक कर रहे हैं, तो उसके लिए इंक्रीज होता चली जाएगी, और हमें इंक्रीज करवाने के लिए आउटसाइड ड्रग्स भी इसमें यूज करने पड़ेंगे। स्लोवर टू रिस्पॉन्ड, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है, जल्दी एक्टिव नहीं होती। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होती है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स के मतलब बीटा सेल या टी सेल इसमें इन्वॉल्व होंगे। सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, ये सेलुलर भी हो सकती है, डिफरेंट सेल जो फैगोसाइटिक सेल हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब हमने यहाँ पे दोबारा से डिटेल पढ़नी है इन्नेट इम्यूनिटी की। ओके, तो हमने पढ़ना है नेक्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी की डिटेल हमने इसमें पढ़नी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि टू लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन डिफेंसिव सेल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स पैटर्न्स, ये किसके साथ प्रेजेंट होंगे? टू लाइक रिसेप्टर्स के साथ ये मिलके काम करेंगे। साइटोकाइंस आर रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेंस सेल स्टिमुलेशन बाय PAMPS एंड TLRS इंट्रैक्शन। ये दोनों जैसे ही आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे काम करना, तो साइटोकाइंस इसमें रिलीज होंगे जो कि इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करेंगे। साइटोकाइंस रिक्रूट मोर इम्यून सेल, ज़्यादा इम्यून सेल प्रोड्यूस करेंगे, एंड आल्सो स्टिमुलेट अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, और ज़्यादा अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को भी स्टिमुलेट करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसमें कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं? वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, अब इसमें आ जाता है लैक्रिमल ऑपरेटर्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारी आइज में जैसे प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है टीयर डक्ट प्रेजेंट होती है, वहाँ से टीयर्स निकलते हैं, तो ये ग्लैंड्स ही होते हैं जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आई में स्टे नहीं करने देते। इसके अलावा सीलिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इनसाइड दी बॉडी। इसका काम क्या होता है कि एक तरह की मूवमेंट शो करना, जिसकी वजह से जो आउटसाइड दी बॉडी से कोई भी हमारे पार्टिकल्स आते हैं वो बॉडी के अंदर स्टे नहीं कर पाते। और इसमें फिजिकल फैक्टर हैं, यूरिन है, ईयर वैक्स है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, या डिफेक्शन है। अगर कोई भी इस किस्म का मसला होता है कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है, तो वॉमिटिंग के जरिए आपको पता है कि उसको फौरी तौर पे बॉडी थ्रू आउट कर देती है, सही। तो आप इस सारे को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद केमिकल फैक्टर्स हैं, सीबम हो गया, पीएच ऑफ द स्किन और पीएच ऑफ द स्टमक भी इसकी एक एग्जाम्पल है। लाइसोजाइम इन स्वेट, टीयर, सलाइवा एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड यूरिन। एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये भी इसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है। अब इसमें आ जाता है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। ल्यूकोसाइट्स हैं हमारे पास, ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, सिनोफिल और बेसोफिल्स आ जाते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रल किलर्स होते हैं, ये इसमें बीटा सेल और टी सेल्स इसमें प्रेजेंट है। ये दोनों जो सेल्स हैं ये अडाप्टिव इम्यूनिटी में काम करते हैं। नीचे उनकी डायग्राम दी हुई है ताकि आपको बेहतर तौर पर इसका पता चल सके। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है ओके, सो यहाँ से हमारी अडाप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसमें क्या है? स्किन है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसमें मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स हैं।
ये बेसिकली सेल्स हैं जो कि माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इसमें बीटा एंड टी सेल्स हैं। कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, बीटा सेल्स जो ह्यूमरल इम्यूनिटी करते हैं प्रोड्यूस, और टी सेल्स जो हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इस इम्यूनिटी को इंड्यूस करवाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये खुद से बॉडी में ऑटोमेटिक प्रोड्यूस नहीं होती, इसको हम लोग इंड्यूस करवाते हैं। Individuals once recovered from smallpox, measles और chickenpox became immune to it. उसके बाद उसकी इम्यून हो जाते हैं क्योंकि बॉडी खुद से उसकी इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर चुकी होती है। अब हमने क्या किया कि इस तरह के जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे जो कि पहले से स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और चिकन पॉक्स से सर्वाइव कर चुके थे, हमने उसका सीरम लिया और इसको हम लोगों ने डिफरेंट दूसरे एनिमल्स में इंजेक्ट करवाया तो वो सर्वाइव कर गए। इसका मतलब ये है कि बॉडी में उन माइक्रोब्स या उन बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुके थे, जिसकी वजह से जब हमने उनका सीरम इन वाले एनिमल्स में इंजेक्ट करवाया तो वो डेड नहीं हुए और इस तरह से दोबारा बॉडी को वो डिजीज नहीं होती। इस तरह इसका फायदा हमें अडैप्टिव इम्यूनिटी का ये हुआ कि टी सेल्स वर डिस्कवर्ड और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी भी हमारे पास सामने आ गई। बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी और टी सेल्स फॉर सेलुलर इम्यूनिटी, ये चीज़ पहले भी रिपीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वायरसेस, विरियन और विरॉइड के बारे में हमने बताना और प्रियन के बारे में हमने यहाँ पे बताना है। तो वायरस क्या है? इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड, जिसको हम कहते हैं कि कैप्सिड का प्रोटीन कोड इसके बाहर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने बताना है कि वायरस हैज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर स्टेट। आउटसाइड ऑफ द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर होगी और इसको हम कहते हैं विरियन। और विरियोड हमारे पास क्या है कि जो प्रोटीन कोड जिसमें एब्सेंट होता है उस वायरस को हम विरियोड कहते हैं। ये हम आपके पास एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इन्फेक्शियस सेलुलर आरएनए ऑफ प्लांट्स फॉर्म्ड ऑफ ओनली आरएनए, प्रोटीन कोड इसमें एब्सेंट होता है, स्मॉलर इन साइज देन अ टिपिकल वायरस और इन्फेक्ट्स प्लांट्स ओनली। या विरियोड के बारे में कोई सी भी इसमें अगर आ जाता है एमसीक्यू तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स मेथड। जी, ये हमारा क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स मेथड। तो इसकी हम लोग सबसे पहले देखिए मॉनिटरिंग डिजीज इन अ पॉपुलेशन। हमने देखना होता है कि वो कैसे डिजीज उसमें लोगों में फैली और उसकी आगे से प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हमने सब स्टडी करनी होती है एपिडेमियोलॉजी में। तो इसके दो हमारे पास पर्पस है, डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक और एंड डेवलपिंग एपिडेमिक्स, किस तरह से उस एरिया में वो डिजीज फैली है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर, के सही मेजर्स को यूज करते, प्रिकॉशनरी मेजर्स या ड्रग्स को यूज करके किस तरह से उस डिजीज को खत्म किया जा सकता है। सर्विलियंस स्टडीज भी की जा सकती है कि सर्वे किया जा सकता है डिफरेंट तरीके से और उस तरह से हम उस डिजीज को स्टडी कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ वेयर एंड व्हेन डिजीज अकर, यानी कि प्लेस और टाइम कि जहाँ पे डिजीज फैली है, अगर एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में एक से दूसरे की तरह किस तरह से ये ट्रांसफर हुई है, इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। अब इसके हमारे पास मेथड्स हैं। तो मेथड्स इसमें एक्चुअली 3 मेथड्स हैं। जब एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि आपको कि कितने मेथड्स हैं एपिडेमियोलॉजी के, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल को ही इसका मेथड्स कंसीडर करते हैं और 2 पे टिक कर देते हैं, लेकिन असल में इसके 3 मेथड्स हैं। Experimental epidemiology is also a method of epidemiology. तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं और इसमें हमने देखना है रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा अबाउट द डिजीज, लोकेशन और टाइम और जेंडर, हेल्थ, एज जिस पेशेंट को ये डिजीज है। एनालिटिकल में हमने उस डेटा का एनालिसिस करना होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने चेक करने होते हैं कि क्या इसके मोड्स हैं, एंड मीन्स टू प्रिवेंट द डिजीज, और किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना होता है। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी हमें क्या कहती है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एक हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस फैक्टर डिटरमिनिंग द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी। हमने बताना कि किसी कम्युनिटी में एक फ्रीक्वेंसी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज की। तो इसमें हम लोग 3 केस पढ़ते हैं बेसिकली। randomized control trial often used for new medicine or drug testing. Field trial conduct on those at a high risk of conducting a disease, उन लोगों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। And community trial research
ऑन सोशल ऑरिजिनेटिंग डिजीजेज, जो कि एक जगह पे ओरिजिनेट कर रही हैं, उसको हमने उस ट्रायल्स को हमने इसमें टेस्ट करना होता है। तो इसमें हमारे पास आ जाती है हाइपोथेसिस ऑफ अ डिजीज इज टेस्टेड। सबसे पहले हमने एक डिजीज़ के बारे में हाइपोथेसिस बनाना है कि क्या वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है या नहीं है, तो उसको हम हाइपोथेसिस को लेके आगे काम करते हैं और उस डिजीज़ को हम स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोश पॉस्टुलेट्स। कोश पॉस्टुलेट्स अब हमारे पास क्या थे, ये हमें बताते हैं कि हमारे पास देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन वेदर बैक्टीरिया और वायरस। तो जब उस पेशेंट से हम लोग उस वायरस को लेंगे, जब वो रिकवर कर जाए, ठीक है, उसके बाद हम उसको लैब में टेस्ट करेंगे और लैब में टेस्ट करने के लिए हम वहाँ पे भी किसी लैब ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट करेंगे। अब अगर उसमें भी सेम उसी बैक्टीरिया की या वायरस की वजह से वो डिजीज़ होनी चाहिए जो कि उसके पहले होस्ट में थी, तो ये हमें कॉश पॉस्टुलेट्स बताता है, ठीक है, तो ये आपने इसमें कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जीन ट्रांसफ़र वाला जो आपका टॉपिक है, ये उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो उसमें जीन को ट्रांसफ़र करने के हमारे पास दो बेसिक मेथड्स होते हैं। एक मेथड है वर्टिकल और एक मेथड है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मेथड वो होता है जिसमें आपने किसी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मेथड वो होता है जिसमें पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर की जाती है। तो बेसिकली ये जो तीनों हमारे पास मेथड्स दिए गए हैं, ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। यानी कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी, इसमें पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नेकेड डीएनए इज ट्रांसफर्ड, इसमें होता है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ऑब्जर्व दिस इन 1928। उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इसने इसको ऑब्जर्व किया था। तो हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ने से पहले ज़रा उसका एक्सपेरिमेंट लर्न कर मतलब एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। उसने क्या किया कि सबसे पहले एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उसको इंसर्ट करवाया एक माउस में, तो माउस यहाँ पे पैथोजन की वजह से डेड हो चुका है। उसने फिर नॉन पैथोजेनिक लिया, तो वो माउस जो है वो सर्वाइव कर गया। उसने फिर इसने क्या किया कि हीट किल्ड हमारे पास पैथोजेनिक ली है, जिसकी वजह से माउस जो था वो सर्वाइव कर गया। तो उसके बाद उसने इसको और इसको मिलाकर एक माउस में इंजेक्ट किया जिसमें हीट किल्ड पैथोजेनिक था और नॉन पैथोजेनिक जो यहाँ पे अलाइव था, लेकिन फिर भी जो माउस है वो डेड हो गया। तो उसने इस पे कहा कि ये जो इसका पॉलीसेकेराइड का कोट है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसके इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करने में डीएनए ट्रांसफ़र करता है, इसलिए ये माउस अगेन डेड हो चुका है। तो ये मैंने आपको रिकॉल करवा दिया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं वापस अपने पॉइंट्स पे। तो ये जो आपका ये वाला पॉइंट है, इसमें ये सी को एक्सप्लेन किया गया है कि पहले नॉन कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म लिया जाता है जो लाइव है, और डेड कैप्सुलेटेड, लेकिन डेड कैप्सुलेटेड और सेल जो है वो इसके साथ मिलके दोबारा से बन जाते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, रिसर्च रिवील्ड इट टू बी डीएनए। उसके बाद कंपोनेंट सेल है दैट मेक अप द डीएनए। Not all cells do it naturally. Transformation is uptake on naked DNA by microbe में ये ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है वो कॉन्जुगेशन का प्रोसीजर है। तो कॉन्जुगेशन का प्रोसीजर मीडिएटेड बाय अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अब क्या होता है, ये आप कह लें कि पार्ट ऑफ डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। आप इसको फ्रेगमेंट ऑफ सर्कुलर डीएनए भी कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। जीन ऑफ अ प्लाज्मिड नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। जीन्स इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, डीएनए इम्पॉर्टेंट है। रिक्वायर्स डायरेक्ट सेल्स टू सेल कॉन्टैक्ट, इसमें सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, मैं इसके लिए आपको कहूँ कि सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लें ताकि आपके लिए जो सारे पॉइंट्स हैं इनको समझना आसान हो जाए। यहाँ पे हमारे पास एक F पॉजिटिव सेल है और एक F नेगेटिव सेल है। F पॉजिटिव सेल के पास टेंडेंसी है कि वो यहाँ पे सेक्स पिली बना सके, जिसकी वजह से वो एक अपने ही क्रोमोसोम या डीएनए का एक आप कह लें कि मिमिक्री या एक कॉपी तैयार कर लेता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। इसको इसने इस सेक्स पिली के थ्रू जो एक कॉन्जुगेट या कनेक्शन बनाया है F नेगेटिव सेल की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। F नेगेटिव सेल के पास ये पावर है कि वो इसके कोड को कर लेता है, मतलब रीड कर लेता है और इसके साथ आपस में कांटेक्ट बना लेता है। ये इसमें ट्रांसफ़र कर देगा और जिसकी वजह से इन दोनों सेल में अब इस प्लाज्मिड के अकॉर्डिंग ही कह लें कि डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन चुका है। तो आप इस डायग्राम को खुद भी अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही इन सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय अ वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की अगर आपको लाइफ साइकिल याद है तो बैक्टीरियोफेज है क्या? वैसे बैक्टीरियल ईटर एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया के सेल पे लैंड करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है, अपना डीएनए प्रोड्यूस करवाता है और इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है। तो अगर आपको लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल दोनों याद है तो ये ट्रांसडक्शन आपको समझने में आसानी होगी। इसके हमारे पास अब दो आप कह लें कि स्टेट्स हैं, एक जर्नलाइज्ड है और एक स्पेशलाइज्ड है। जनरलाइज्ड हमारे पास लाइटिक साइकिल है और स्पेशलाइज्ड हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल है। इसको समझने के लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लें। इसमें क्या होता है कि लाइटिक साइकिल में यहाँ से अगर आपने देखना है डायग्राम नंबर 1, बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर लैंड किया है बैक्टीरिया पे, इसने अपना डीएनए इसमें इंसर्ट किया है, बैक्टीरिया के डीएनए इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर गया है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज के सारे पार्ट्स इसने डेवलप किए हैं और एट दी एंड जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए इसके हेड वाले पोर्शन में बना है, इसने इसकी ब्रेक डाउन कर दी है सेल की और खुद से डिफरेंट वायरसेस जो है वो रिलीज हो गए हैं। तो ये हमारे पास जर्नलाइज साइकिल है। अब हम स्पेशलाइज साइकिल इसमें पढ़ लेते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या होता है कि ये इसकी ब्रेक डाउन नहीं करता बल्कि इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके अपना डीएनए बनाता है। डीएनए बनाने के बाद दोबारा लाइटिक साइकिल में चला जाता है, तो दोनों साइकिल्स मिलके काम करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में वीडियो के कि हमारे जो हैंडआउट्स है उसमें इतनी डिटेल नहीं दी गई, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये डिटेल आपने दोनों साइकिल्स की वहाँ पे मेंशन करनी है, तो आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एल्गी। इसमें जो हमारे पास टाइप है वो है फियोफाइटा, जिसको हम ब्राउनिश ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्राउनिश इन कलर, सेलुलोज एंड एल्जीनिक एसिड सेल वॉल्स इसमें प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है, क्लोरोफिल ए एंड सी इसमें प्रेजेंट है, जेंथोफिल स्टोर कार्बोहाइड्रेट हार्वेस्टेड फॉर एल्जीन, ठीक है। इसके बाद रोडोफाइटा आ जाता है, जिसको रोडोफाइटा को हम रेड एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, रेडिश इन कलर होती है। उसके बाद इसके सारे आगे से बताई गई है कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्वेस्टेड फॉर एगर एंड कैराजिनियन, ठीक है, इसके बारे में आप बता सकती हैं। उसके बाद है क्लोरोफाइटा, नेम शो कर रहा है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, कौन सा, ए एंड बी, और ये ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन एल्गी हम इसको कहते हैं। ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकती है। बिलीव टू हैव गिवन राइज टू द ट्रेस्टेरियल प्लांट्स, कि इसने ट्रेस्टेरियल प्लांट्स को ओरिजिनेट करवाया है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्लोरोफाइटा है, ग्रीन भी है वैसे तो इसलिए। उसके बाद आ जाती है बिस्लेरियोफाइटा, तो इसको भी ब्राउन इन कलर होती है, और सॉरी यहाँ पे इसको रेज कर, हाँ जी। तो उसके बाद इसके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखनी है, प्रोड्यूस डोमोइक एसिड इसमें बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डाइनोफ्लैजुलेटा, तो ब्राउनिश इन कलर, सेलुलोज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सम आर सिम्बियोन्ट्स इन मेरीन एनिमल्स, आपने ये सारी के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिख देनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओमाइकोटा, तो कलरलेस वाइट, सेलुलोज सेल वॉल, मल्टी सेलुलर है, कीमो हेटरोट्रॉफिक है, प्रोड्यूस जूस्पोर्स, डिकम्पोजर्स एंड प्लांट पैरासाइट्स हैं ये। उसके बाद यही इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक लिखी गई है। और उसके बाद है फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंट्स के लिए भी ये यूज़ होती है, और आगे से इसकी एग्जांपल दी गई हैं, आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूं मेंशन कर देना है। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो इसमें हम सेक्सुअल स्पोर्स को लेके चलते हैं। प्लाज्मोगेमी क्या होती है, साइटोप्लाज्म गैमी यूनाइट करना। कैरियोगेमी क्या है, जिसमें हम लोग दोनों न्यूक्लियाई को इसके यूनाइट करेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, जहाँ यहाँ पे 2n बन जाएगा, तो दोबारा हम उसको n में कन्वर्ट करने के लिए मियोसिस करवाएंगे। डिप्लॉयड न्यूक्लियस गिव राइज टू हैप्लॉयड न्यूक्लियस, कैसे, मियोसिस के थ्रू। तो इसका पूरा प्रोसीजर भी इसकी डायग्राम में है, हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफाई वो आपस में प्लाज्मोगेमी करेंगे, जूस्पोर्स बनेंगे, कैरियोगेमी होगी उसके बाद, और यहाँ पे जाइगोट प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे स्पोरेंजियम होगा जिसके अंदर स्पोर्स होंगे, स्पोर दोबारा से रिलीज कर दिए जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से एक न्यू हाइफी वो बना देंगे। इसको इस तरफ भी एक्सप्लेन किया गया कि जब हमारे पास एक कैरियोटिक स्टेट बन जाती है n+n के थ्रू, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है जो कि 2n स्टेज है।
हमने मियोसिस करवानी है और उसको स्पोर्स की फॉर्म में लेके आना जो कि हैप्लॉइड स्टेज होगी। इस तरह से ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसका चलता है। ठीक है, तो ये आपने सारा इसमें एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है, अब इसमें सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर है। इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि आपको देखने में ये क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर आपने इसमें सारा कुछ इसमें बताना है। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इस तरह से है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को वो ट्रांसपोर्ट करने देगी, मतलब गुजरने देगी सेल में, और कुछ को वो नहीं जाने देगी। पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है कि कहीं पे ज़्यादा है और मटेरियल कहीं पे कम है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसपोर्ट करवाएगी। रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए, लिपिड सिंथेसिस, सेल वॉल पार्ट्स हैं इसके, और रिसेप्टर्स के तौर पे ये सेल मेम्ब्रेन वर्क करती है। डिफरेंट चीज़ों के रिसेप्टर के लिए भी ये यूज़ होगी और उसके अकॉर्डिंग अपना फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वैक्सीन, इट्स फंक्शन एंड टाइप्स। अब हमने यहाँ पे वैक्सीन के बारे में बताना है। पीपल रिकवर्ड फ्रॉम इन्फेक्शन आर इम्यून टू देम, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और वैक्सीन होती क्या? सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंड्यूस इम्यूनिटी। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर कोई पैथोजन पहले अटैक कर चुका है और वो उससे सर्वाइव कर गया, ठीक है, और उसकी ही बॉडी से एंटीबॉडीज लेकर हम लोगों ने उस पैथोजेंस के अगेंस्ट बनानी होती है सस्पेंशन, उसको हम कहते हैं वैक्सीन, जो कि एंटीबॉडी के थ्रू ही बनती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ये कोविड का केस बता दूं तो आपका शायद कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कोविड का जो सबसे फर्स्ट पर्सन यहाँ पे पाकिस्तान में जो कि रिकवर जिसने किया था, तो उसका सीरम लिया गया था क्योंकि उसके सीरम में अब एंटीबॉडीज़ मौजूद थी पैथोजन के खिलाफ, यानी कि कोविड के खिलाफ। तो उसकी एंटीबॉडीज से ही हम लोगों ने वैक्सीन बनाने का ट्राई किया, लेकिन उस वैक्सीन को पाकिस्तान में नहीं बनाया गया, फिर उसको हमने सेंड कर दी थी यूके की तरफ। लेकिन बनाई ऐसे ही जाती है कि जब कोई भी बॉडी किसी खास पैथोजन के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है, तो उन एंटीबॉडीज को यूज करके वैक्सीन को जनरेट किया जाता है उसी सर्टेन डिजीज के खिलाफ। तो यहाँ से शायद आपका ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन। इट मिमिक्स द इन्फेक्शन बाय द ऑर्गेनिज्म बट विदाउट कॉजिंग द डिजीज। वही वह बात कि हमने उसी रास्ते में से गुजरना है जिसमें से हम जब डिजीज हुई थी तो हम गुजरे थे, यानी कि उसी तरह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे, उन एंटीबॉडीज के थ्रू ही उसकी रिकवरी के लिए वैक्सीन बनाई जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है लाइव टाइप्स ऑफ वैक्सीन में लाइव एटेनुएटेड। अब ये कौन सी वैक्सीन हमारे पास होती हैं विच इज़ एबल टू रेप्लिकेट इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी में ही ये प्रोड्यूस होंगी और इसके थ्रू जो एलिमेंट डैमेज कॉज कर रहे हैं बॉडी में वो सब के सब एलिमिनेट किए जाते हैं। तो ये क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो अटैक कर रहे हैं उसको वीक बनाएंगी और उसको एलिमिनेट कर देंगी। सबसे पहले इसको लुइस पास्चर ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके अब बेनिफिट्स हमारे पास क्या है? मिमिक्स एक्चुअल इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी का उसके अकॉर्डिंग ही इसमें एंटीबॉडीज बनेंगे और ये इम्यूनिटी दो तरह की देगी, ह्यूमोरल भी देगी और सेलुलर भी देगी। उसके बाद वायरस रेप्लिकेट इंक्रीजिंग इन दी एजी डोज, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी इसमें होगी और इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनएक्टिवेटेड किल्ड टाइप आ जाती है। तो इसमें हमारे पास किल्ड हमारी होती है वैक्सीन्स होती हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ को किल करके यूज़ किया जाता है और ऑर्गेनिज्म किल्ड विद फॉर्मलिन और फिनॉल, देन उसके बाद उसको इंजेक्ट किया जाता है। नीड फ्रीक्वेंट बूस्टर इनएक्टिवेटेड किल, इसमें हमारे पास ये खुद से इम्यूनिटी नहीं दे पाता, इसको हमने अकॉर्डिंग टू द पैथोजेंस फ्रीक्वेंटली इसको बूस्ट अप करना पड़ता है, इसकी डोज ज़्यादा करनी पड़ती है। इससे एग्जाम्पल आ जाता है रेबीज, पोलियो और इन्फ्लुएंजा वायरस जब अटैक करते हैं तो उसमें हम इसकी डोज को इंक्रीज करना पड़ता है। मोस्टली इंड्यूस्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी इसमें बनती है, ठीक है। उसके बाद अदर वैक्सीन हमारे पास हैं, टॉक्सोइड है, तो टॉक्सिन्स आर इनएक्टिवेटेड एंड यूज्ड एज अ वैक्सीन। तो टेटनस का इसमें हमारे पास दी गई एग्जाम्पल कि उसको हम लोग यूज़ करते हैं। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन इसमें आ जाती है जो कि दूसरी वैक्सीन के साथ मिल के और डिफरेंट डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। डीएनए वैक्सीन हैं, डीएनए इंजेक्टेड इनटू सेल्स, प्रोटीन आर एक्सप्रेस्ड विद स्टिमुलेट इम्यूनिटी, और इसकी नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। पॉलीसेकेराइड हैव पुअर सक्सेस, पॉलीसेकेराइड भी हमारे पास एक वैक्सीन के तौर पे यूज़ होती है। मॉडर्न वैक्सीन्स कौन सी है? सब यूनिट वैक्सीन्स,
पोर्शन ऑफ वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन्स दैट कैन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, दोनों के पोर्शन को हम यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों की अमाउंट को हम इसमें यूज कर सकते हैं। आल्सो कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट वैक्सीन, इसको हम रिकम्बिनेंट वैक्सीन भी बोलते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स हमें क्या बताते हैं? ऑर्गेनिजम्स इन बल्क आर नीडेड टू मेक वैक्सीन्स, ज़्यादा हमें अमाउंट में वैक्सीन जो है प्रोड्यूस करनी पड़ती है। बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन फ्लास्क बाय प्रोवाइडिंग मीडियम ऑफ ग्रोथ। सेल कल्चर ऑफ वायरल वैक्सीन्स, चिकन एम्ब्रियोज कैन बी यूज टू ग्रो वायरसेस, इसको हम लोग यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद इसमें आ जाता है एनिमल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इसमें आ जाती है एनिमल्स कैन बी यूज टू ग्रो वायरसेस, प्लांट्स कैन बी यूज्ड इन दी रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, वैक्सीन मिमिक इन्फेक्शन बट विदाउट हार्मफुल इफेक्ट्स, उसको रिपीट उसने किए। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ द इन्फेक्शियस डिजीज गेट्स ट्रांसमिटेड, किस तरह से ट्रांसमिटेड होती है, ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में। तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं। एक डायरेक्ट है पर्सन टू पर्सन, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट आ जाता है। तो इसमें हम इन्फ्लुएंजा की एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि फ्लू हो जाता है तो स्नीजिंग या कफिंग से वो किसी दूसरे पे भी उसके ड्रॉपलेट गिरते हैं और वो भी उसका मतलब उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। इनडायरेक्ट इसमें आ जाता है अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इन इन्वॉल्व, कि कोई हमारे पास ऐसा मटेरियल आ गया है जो कि इन्फेक्शियस है, ठीक है, अगर हम उसको टच कर लेते हैं तो उससे भी ये फैल सकती है। फोमाइट, एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि टॉवल हो गया, बेडिंग, इसको हम ये बोलते हैं। ड्रॉपलेट्स, म्यूकस ड्रॉपलेट्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। व्हीकल, इसमें ट्रांसमिशन, व्हीकल यहाँ पे आप वेक्टर्स के तौर पे इसको समझ सकते हैं। ट्रांसमिशन बाय अ मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू, वाटर बॉन्ड इसमें आ जाता है, फूड बॉन्ड आ जाता है, एयर बॉन्ड इसमें पार्टिकल्स आ जाते हैं, ब्लड आ सकता है, और किसी भी किस्म की बॉडी सिक्रीशन से भी ये ट्रांसफर होती है। इसके बाद लास्ट इसमें आ जाते हैं वेक्टर्स। आर्थ्रोपोड्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी इसमें आ सकता है, जैसे मस्कीटोज हो गए, या फिर पैरासाइट और भी किसी किस्म का लाइस हो गई, इस किस्म की जो पैरासाइट्स हैं वो भी इसमें यूज हो सकते हैं। मैकेनिकल ट्रांसमिशन इसमें दो तरह की, एक तो इसमें पैसिव है जिसको हम मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, और एक हमारे पास बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है जिसको एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि कोई भी अगर पैथोजन है उसके आप कह लें कि जर्रे उनके परों के साथ या उनकी बॉडी के साथ चिपक कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन एक्टिव होगी, और वो कैसे, फॉर एग्जांपल किसी मस्कीटो ने किसी को बाइट कर लिया, ठीक है, और उसकी वजह से उसको बीमारी हो गई है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सही, जो कि बॉडी में ट्रांसमिट की जाती है थ्रू ब्लड या किसी भी सीरम के थ्रू, ठीक है। तो मैकेनिकल जो किसी बॉडी के थ्रू हो जाए, और इसको हम पैसिव और एक्टिव में डिफरेंट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। ये कौन से इन्फेक्शंस होते हैं जो कि किसी भी हॉस्पिटल की वजह से हमारे तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ की नर्सेज हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, सिरिंजेस हैं, या बेड हैं, किसी भी वजह से जो कि, या पेशेंट हैं, तो हॉस्पिटल अगर इन्वॉल्व हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने में, तो उसको हम कहते हैं कि ये नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हैं, और ये आपसे क्वेश्चन क्विज में भी पूछा गया था। तो इसके साथ ये 10 हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको ये रिपीट करना चाहूँगी कि सिर्फ फाइल को डाउनलोड करने से, इसको रीड करने से आपको ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा जब तक ये आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल वे में अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि आपकी फाइल में इतनी मे बी डिटेल नहीं है और जितनी डिटेल आपको उस पेपर के लिए चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।